देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा था, प्रपोजल चल रहा था, यानी कि आपका प्रस्थापना या प्रस्ताव। बैरक निकाल लिया जाए तब है पढ़ाया जाए। देखिए आपका जो पिछले टर्म पर काइंड्स ऑफ प्रपोजल हम पढ़ा रहे थे, यानी कि प्रस्थापना के प्रकार। यहाँ से भी आपका प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी। देखिए आपका पहला प्रकार बताया गया था कि स्पेसिफिक प्रपोजल, यानी कि विशिष्ट प्रस्ताव। इसके बाद आपका एक्सप्रेस बताया गया था, यानी कि अभिव्यक्ति, यानी कि जो मुख से बोलकर या लिख कर किया जाए। फिर हमने बताया था इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब हमने बताया था कि जो बाई कंडक्ट किया जाए, यानी कि न तो मुख से बोला गया है और न ही आपका कह सकते हैं लिखा गया है। व्यक्ति का कंडक्ट ये बता रहा है कि इसका इरादा प्रपोजल करने का था। जैसे कि आपका बस वाला बताया गया कि अगर बस यात्रियों के लिए चलाई जा रही है, एक व्यक्ति उस बस में चढ़ता है, तो इसका मतलब कि उसका इरादा ये था कि हम बस में बैठेंगे तो किराया देंगे। यानी कि उसने रेंट, यानी कि किराया देने के लिए, भाड़ा देने के लिए विवक्षित तौर पर क्या किया है, प्रस्ताव। यानी कि बोलता नहीं आदमी कि बस में चढ़ता है तो हम किराया देंगे, उसका कंडक्ट ही बताता है कि वह किराया देने के लिए क्या है, रजामंद। और नहीं किराया देने के लिए रजामंद है तो क्या करे, अपने प्रपोजल को वापस कर ले, यानी कि बस से क्या करे, उतर जाए। तो आपका बस वाला भी उदाहरण बहुत अच्छा है। अब एक और आगे बताया जाएगा। अगला हम बता रहे थे आपका क्रॉस प्रपोजल। क्रॉस प्रपोजल में जो हम प्रकार या काइंड्स बता रहे थे, यानी कि जहाँ की दोनों पक्षकारों द्वारा प्रपोजल किया जाता है, सेम प्रपोजल होता है, डिफरेंस नहीं होता। पहला पॉइंट क्या है, प्रपोजल सेम, और दोनों पक्षकार अपने अपने प्रपोजल को आपका पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, यानी कि डाक में डाल देते हैं, और दोनों प्रपोजल एक दूसरे को डाक में पार करते हैं, तो इससे किसी करार का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों प्रकार, दोनों तरफ से केवल प्रपोजल हुआ है, प्रस्थापना हुई है, प्रस्ताव हुआ है, स्वीकृति नहीं हुई है, यानी कि एक्सेप्टेंस का अभाव है। तो उदाहरण भी मैं बताया था। और जैसे ही क्रॉस पढ़िएगा, दो और आपको बताया गया था चीजें। एक आपका सीआरपीसी की धारा 154 में पढ़ना है, यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन 154 क्रॉस एफआईआर। तो क्रॉस एफआईआर किस में दर्ज की जाती है, 154। यानी कि ए ने बी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और बी ने किसके खिलाफ कराई, ए के। अब इसके बाद आपका सिविल मामलों में क्रॉस सूट, यानी कि क्रॉस वाद पूछा जाता है। तो सिविल मामलों में जो शुद्ध रूप से, प्योर रूप से क्रॉस सूट माना जाता है, तो सूट के बदले सूट, यानी कि सूट के बदले में सूट माना जाता है, वह काउंटर क्लेम है। आगे बताया जाएगा, अभी बताया नहीं गया सीपीसी में। या प्रति दावा, या इंग्लिश में कहते हैं काउंटर क्लेम, यानी कि दावे के बदले दावा। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए आपका
सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को फिर मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं। अगर ए बी के विरुद्ध क्लेम कर रहा है कि बी हमारा 10,000 रुपया उधार लिया है, दिलवाया जाए, और सीपीसी में डिक्री का निष्पादन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इसी उदाहरण पर चल रही है और आगे भी क्या रहेगी, चलती भी रहेगी, क्योंकि एक उदाहरण पकड़ा जाए बाद में हम देखेंगे कुछ संपत्ति को ले लेंगे, आपका प्रॉपर्टी को, कब्जा इत्यादि को, तब सही रहेगा। और इसी उदाहरण पर ज्यादातर मामले चलेंगे, 90% मामले। फिर देखिए, अब ए ने 10,000 रुपये के डिमांड 20 से की और कोर्ट में सूट फाइल किया। बी कहता है, अपना WS दायर करता है, ए के दावे का उत्तर या आंसर देता है। आंसर देने में कहता है कि ए भी हमारा 15,000 रुपया लिया है, 15,000 रुपया लिया है, ये पैसा हमें ए से दिलवाया जाए। तो इसमें आपका ये पूछा, ये दिमाग लगाना है कि कितनी रकम आपका सेट ऑफ कहलाएगी, यानी कि मुजराई कहलाएगी, यानी कि पारस्परिक कटौती कहलाएगी। तो भाई 10,000 मांग किया है ए, तो बी 15,000 मांग किया है, तो बी की जो 10,000 रकम होगी वह शुद्ध भाषा में क्या कहलाएगी, सेट ऑफ या मुजराई या प्रतिसाधन, यानी कि पारस्परिक कटौती। यानी कि बी का 10,000 ए से कट गया तो अधिक किसका निकला, बी का। कितना निकला, तो ये जो 5,000 का बी का दावा अधिक निकल रहा है, ये शुद्ध भाषा में यानी कि प्योर रूप से एक नया वाद माना जाएगा, और इसी को हम एक लाइन में कहते हैं क्रॉस सूट भी कह सकते हैं, या आपका शुद्ध भाषा में बेयरक में काउंटर क्लेम, यानी कि प्रति दावा। तो इस उदाहरण में मुजराई कितना हो गई, यानी कि सेट ऑफ 10,000, और काउंटर क्लेम कितना हो जाएगा, 5,000। एक ही उदाहरण में दोनों बातें हमने समाहित की। अब आइए प्रपोजल का अगला आपका प्रकार देखा जाए, जो काफी पूछा भी जाता है, वह है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर को भी काफी आपका पूछा जाता है, प्री में भी, आपका मेंस में भी टिप्पणी में आ जाता है कभी काल। काउंटर ऑफर को और अच्छे से समझिए, इसको कहते हैं प्रति प्रस्ताव या प्रति प्रस्थापना या प्रस्ताव के बदले में प्रस्ताव। हिंदी याद रखिएगा, इंग्लिश में आपका काउंटर ऑफर, और हिंदी में हम क्या कहेंगे, केस भी इस पर पूछा जाता है और आपका समस्या देकर भी पूछी जाती है। इसको और अच्छे से समझना इस आपका काइंड्स को। प्रति प्रस्ताव या प्रति प्रस्थापना या प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव, प्रस्ताव के एवज में प्रस्ताव, इसको इंग्लिश में काउंटर ऑफर कहा जाता है। पहले एक उदाहरण द्वारा समझिए, तब लीगल भाषा में हम बताएं। ए अपना मकान बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है बी को, और ए ने प्रपोजल किया कि हे बी, मैं ये मकान आपका 10 लाख रुपया में तुम्हें बेचना चाहता हूँ। अगर तुम रजामंद हो तो अपनी रजामंदी हमें कम्युनिकेट करो, संज्ञापित करो, संसूचित करो, यानी कि बता दो। बी विचार किया, ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट तो किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब एक्सेप्ट किया तो अपनी ओर से बी ने कोई कंडीशन लगा दी है, यानी कि बी ने क्या लगाई है, शर्त। बी कहता है कि मकान तो मैं खरीदूंगा, लेकिन कितने लाख में खरीदूंगा, 9 लाख। तो अब बी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, तो अब आपका ये जानना है कि क्या बी ने इस उदाहरण में प्रपोजल को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया है कि कंडीशन या शर्त लगाकर किया है, तो शर्त लगाकर।
तो सेक्शन 7 थोड़ा दिमाग में रखना है। सेक्शन 7 आगे बताया जाएगा। सेक्शन 7 ये बताता है कि जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए, जब प्रस्तावना को प्रतिगृहित किया जाए, तो पहला शर्त ये है कि एब्सोल्यूट रूप से किया जाए, पूर्ण रूप से किया जाए, अर्ध रूप से नहीं। और एक्सेप्ट करने वाला यानी कि प्रतिगृहिता द्वारा अपनी ओर से कोई शर्त न लगाई जाए, यानी कि हूबहू प्रपोजल को स्वीकार करिए, लेकिन यानी कि शर्त विफल हो गई। क्यों विफल हो गई? क्योंकि बी ने हूबहू प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, अपनी ओर से क्या लगाई है? शर्त। अब यही आपको समझना है। जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है, अगर वह व्यक्ति उस प्रपोजल को पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट रूप से एक्सेप्ट नहीं करता और अपनी ओर से क्या लगाकर करता है? शर्त। तो जैसे ही बी ने अपनी ओर से कंडीशन लगाकर आपका प्रपोजल को स्वीकार किया, वैसे ही जो ए का मूल प्रपोजल था उसी समय द एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर एक बार याद रखिए, जैसे ही बी ने इस उदाहरण में शर्त लगाकर प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, मूल प्रपोजल अब क्या हो गया? ए द्वारा किया गया, समाप्त। अब ये भी माना जाएगा कि एक नया प्रपोजल किया है, यानी कि इस प्रपोजल को हम क्या मानेंगे? नया प्रपोजल। और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना या डिनाई करना, यानी कि स्वीकार या इनकार करना किसकी इच्छा पर है? एक। तो चाहे यानी कि प्रति प्रस्ताव एक नया प्रस्ताव माना जाता है, यानी कि प्रति प्रस्थापना या काउंटर प्रपोजल एक नया प्रपोजल माना जाता है। जैसे ही इस उदाहरण में बी ने काउंटर प्रपोजल किया, वैसे ही वह मूल प्रस्ताव क्या हो गया? बना हुआ है कि समाप्त हो गया? समाप्त हो गया। ए का जो प्रपोजल था 10 लाख का, वह क्या हो गया? समाप्त। काउंटर ऑफर या प्रति प्रस्ताव एक नया प्रस्ताव माना जाता है। तो अब प्रपोजल करता कौन हो गया? बी। और प्रपोजल को एक्सेप्ट कौन करेगा? ए चाहे तो बी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट करने से क्या कर दे? इनकार। अगर भी ए बी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो संविदा का निर्माण हो गया। अगर ए डिनाई कर देता है तो कोई संविदा का निर्माण नहीं हुआ। अब आइए, बी डिनाई कर देता है कि हम 9 लाख रुपया में अपना मकान नहीं बेचेंगे। उसके बाद आपका बी जो है फिर पुराना जो प्रस्ताव था उसको एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि प्रतिगृहित कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। क्या संविदा का निर्माण हुआ कि नहीं? तो टेक्निकल पॉइंट पहले ही हमने बताया कि जैसे ही बी ने काउंटर प्रपोजल किया था, ए का मूल जो प्रपोजल था बना हुआ था कि समाप्त हो गया? तो क्या पुनः उसे स्वीकार करके पुनर्जीवित किया जा सकता है? नहीं। यानी कि यह संविदा का निर्माण हुआ कि नहीं? नहीं। अर्थात अगर भी बाद में 10 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार भी हो गया तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही बी ने काउंटर प्रपोजल किया था 9 लाख में, ए का प्रपोजल उसी क्षण क्या हो गया था? समाप्त। यानी कि प्रति प्रस्ताव। आइए लीगल भाषा में देखिए, उदाहरण में बताया गया, ये उदाहरण में बताया गया। अब इसको लीगल भाषा में जानना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 7 ये बता देती है कि जब भी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा, एब्सोल्यूट रूप से किया जाएगा और बिना किसी कंडीशन के किया जाएगा, यानी कि आप पूर्ण रूप से स्वीकार करिए और अपनी ओर से शर्त न लगाइए। अगर किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है
आधा अधूरा किया जाता है, अपनी ओर से कंडीशन लगा कर किया जाता है। जैसे इसने कंडीशन लगा दिया कि मकान तो मैं खरीदूंगा लेकिन 10 लाख में नहीं, कितना में। तो इस एक्सेप्टेंस को, इस स्वीकृति को, इस प्रतिग्रहण को वैध प्रतिग्रहण नहीं माना जाता। पहला नियम। क्यों? क्योंकि सेक्शन 7 का क्या किया गया है? वायलेशन। पहला नियम याद रखना, सेक्शन 7 का क्या हुआ? तो आखिर इसे माना क्या जाएगा? तो इसे एक नया प्रस्ताव माना जाता है, एक न्यू प्रपोजल माना जाता है, जिसे कानूनी भाषा में काउंटर ऑफर या प्रति प्रस्ताव कहते हैं। जैसे ही प्रति प्रस्ताव किया जाता है वैसे ही वह मूल प्रस्ताव को समाप्त कर देता है, और जब एक बार मूल प्रस्ताव समाप्त हो गया तो उसे फिर से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, यानी कि फिर से उसे स्वीकार नहीं किया। प्रति प्रस्ताव में जिस व्यक्ति को पहले प्रपोजल किया गया था, अब वह उस व्यक्ति द्वारा किया गया प्रति प्रस्ताव अब प्रपोजल माना जाएगा, और जो मूल रूप से प्रपोजल किया था अब उसकी इच्छा पर है, चाहे तो वह उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे और चाहे तो डिनाई। ये आपका कंसेप्ट निकला। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपका कह सकते हैं कि कुछ केस हैं और वही केस आपका पूछा जाता है। इसके पहले वाले में आपका हाइड बनाम रेंच का केस, यानी कि ये पूछा गया था BHULL में भी और आ सकता है भाई जे में भी, कि हाइड बनाम रेंच का केस किससे संबंधित है। सही है ना भाई? हाँ, देखिए इसमें क्या हुआ आपका सिद्धांत, यही हाइड याद रखिएगा, हाइड वर्सेज रेंच का केस किससे संबंधित है ये पूछा गया था। जनरल ऑफर की, स्पेसिफिक ऑफर की, काउंटर ऑफर की, ऑफर के लिए निमंत्रण। अभी निमंत्रण बताएंगे हम, अभी निमंत्रण बताया नहीं गया। तो किससे रिलेटेड है पूछ ले तो आपका काउंटर ऑफर। बहुत आसान है, सेम वही है। ए ने बी से प्रपोजल किया कि हम 1000 पाउंड में अपना ये जो घर है बेचेंगे, यानी कि ये आपका जमीन का जो टुकड़ा है हम बेचेंगे कितना में? आपका 1000 में। बी कह रहा है कि नहीं, हम 1000 में नहीं खरीदेंगे। बी ने कहा कि हम कितने में खरीदेंगे? 950 रुपया, 950 पाउंड में खरीदेंगे। ए ने बेचने से इनकार कर दिया तो बी पुनः सोचा कि चलो पुराने प्रपोजल को हम क्या कर लें, एक्सेप्ट, और बी 1000 रुपये में खरीदने के लिए क्या हो गया, 1000 रुपये में तैयार। तो क्या वैध माने संविदा का निर्माण हुआ कि नहीं? यानी कि ए बेचने से डिनाई कर दिया तो बी कोर्ट में पहुंचा। ए कह रहा है कि संविदा का निर्माण ही नहीं हुआ, तो न्यायालय ने इसे काउंटर ऑफर माना और कहा कि जब आपने 950 रुपया में, जिस क्षण आपने प्रपोजल नया किया था, ये मूल प्रपोजल को उसी समय क्या कर दिया था, समाप्त। और जब एक बार मूल प्रपोजल समाप्त हो गया तो आप पुनः उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, आप पुनः नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अब प्रपोजल बचा ही नहीं। यानी कि काउंटर ऑफर मूल प्रपोजल को, ओरिजिनल प्रपोजल को क्या कर देता है? द इंड। और ये किस केस में आपका आया? तो हाइड बनाम रेंच के केस में। आइए आपका अगला देखा जाए। अगला है आपका स्टैंडिंग, स्टैंडिंग आपका प्रपोजल और एक परपिचुअल प्रपोजल, यानी कि एक चलत प्रस्थापना और एक अस्थाई प्रस्थापना। चलत, पहले चलत देखा जा भाई, सुने हैं कि नहीं भाई? चलत आपका चलत प्रस्थापना, इसको कॉन्ट्रैक्ट में खूब पूछा जाता है।
चलत प्रत्याभूति कॉन्ट्रैक्ट में निश्चित पूछा जाता है। सेक्शन 129 देखिए क्या होता है। स्टैंडिंग आपका कह सकते हैं कि जो प्रपोजल होता है और एक परपिचुअल या अस्थाई प्रपोजल होता है, तो दोनों में अच्छे से देखिए। आपका पहले आपका चलत प्रस्थापना हम बता रहे हैं। जो प्रपोजल एक निश्चित समय के लिए खुला रहता है, यानी कि एक फिक्स्ड टाइम के लिए जो प्रपोजल खुला रहता है, बना रहता है, एक झिस्ट में रहता है, उसको हम आपका चलत प्रस्थापना कहते हैं। जैसे कि ए ने बी से ये कहा कि हम 1000 रुपया में अपना घोड़ा बेचेंगे, अगर तुम चाहते हो कि हमारा घोड़ा खरीद लो तो तुम 15 दिन के अंदर हमें क्या दे दो, जवाब। तो बताइए क्या ये हमेशा के लिए प्रस्थापना खुली है, अस्तित्व में है, कि केवल उस डेट तक। जैसे कि आप फार्म भरते हैं तो फार्म भी भाई आपका प्रपोजल है नहीं, तो उसमें भी आपका बताना पड़ेगा। प्रपोजल नहीं है फार्म जो निकलता है, वो प्रपोजल के लिए इनविटेशन है, यानी कि निमंत्रण है, आमंत्रण है। तो उस उदाहरण पर भी सही नहीं बैठेगा। अब उस उदाहरण को न दिया जाए क्योंकि इसके बाद वहीं पढ़ाना है। देखिए आपका फिर तो इस उदाहरण में ये समझिए कि क्या ये प्रपोजल हमेशा के लिए बना हुआ है कि जब मन करे तब भी स्वीकार कर ले, नहीं। कितने समय के लिए, केवल 15 डेज। तो ये कौन सा प्रपोजल कहा जाएगा, चलत। और जो प्रपोजल हमेशा के लिए खुला हो, तो एक प्रपोजल कराया जाए, जब चाहें तब आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी की दवा निकाला गया था और कहा गया था कि जब भी कोई व्यक्ति इस दवा, समय नहीं दिया था कि 2 माह 1 माह, समय नहीं उसमें था, कि जब भी कोई व्यक्ति इस दवा को खाएगा उसके बावजूद भी एनुफ्लुंजुआ बुखार उसे अगर होगा तो दवा कंपनी उसको कितना पाउंड देगी, 100 पॉइंट। तो बताइए क्या कोई समय लगाया गया था। तो जहां समय न हो वह परपिचुअल प्रपोजल, शाश्वत या अस्थाई यानी कि हमेशा के लिए खुला है। और जहां समय लग जाए वह कैसा प्रपोजल है, चलत। तो चलत आपका जब भी पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट की एक सेक्शन, पता ना क्यों पूछा जाता है, चाहे यूपी जे हो, बिहार जे हो, अब जो भी कारण हो, जो पूछा जाता है वही सेक्शन बार बार रिपीट किया जा रहा है। 129 कॉन्ट्रैक्ट का आपका कंटिन्यूइंग श्योरिटी यानी कि चलत प्रत्याभूति। चलत प्रत्याभूति मतलब एक निश्चित समय के लिए हो। जैसे कि एक उदाहरण देखिए भाई, चलत 129 है भाई, देखिए तो सही है ना एक बार, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, पता ना क्यों, लेकिन बहुत आसान है। देखिए एकदम आसान है, प्रत्याभूत भी आगे चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए बी से कहता है कि हे बी, सी 1 मास में जितना सामान या वस्तु तुमसे खरीदे तुम देते रहना, और अगर उस सामान का पैसा, उस थिंग्स या चीज का पैसा सी नहीं देता तो क्या करूंगा, मैं दूंगा। यानी कि अब यहाँ आपका इम्यूनिटी और गारंटी, बस एक शब्द में अंतर आ जाए। देखिए मैं 2 उदाहरण बताता हूँ, यही बार बार आपका पूछा जाता है। ये कहता है बी से कि हे बी, तुम 10,000 रुपये तक का उधार सी को दे देना, पैसा मैं दूंगा। तो बताइए ये गारंटी की संविदा है कि क्षतिपूर्ति की, नहीं गारंटी कहाँ, एक शब्द मैं मिस किया था वहीं पकड़ना है। फिर एक बार देखिए, 2 शब्द मैं बता रहा हूँ, वहीं पॉइंट पकड़ लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। पहला ये है कि ए बी से कहता है कि हे बी, तुम सी को 10,000 रुपये का सामान दे देना, पैसा मैं दूंगा। तो प्राथमिक जिम्मेदारी
प्राइमरी लाइबिलिटी, सबसे पहले पैसा देने का वचन इसमें कौन दिया है? ए। तो ये गारंटी की संविदा नहीं हुई, किसकी हुई? क्षतिपूर्ति। इसी उदाहरण में हल्का सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ए कहता है बी से कि हे बी, तुम 10,000 रुपये तक का सामान सी को दे देना। अगर सी यह पैसा देने में चूक करे, सी पैसा न दे, तब मैं पैसा दूंगा। तो आप लोग बताइए, पहली जिम्मेदारी पैसा देने की किसकी यहाँ हुई, और सेकेंडरी या द्वितीयक जिम्मेदारी तो गारंटर की कभी भी प्राइमरी या प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं होती। कैसी होती हैं? सेकेंडरी। अगर प्राथमिक ले लिया तो वह गारंटी की संविदा नहीं, वह किसकी संविदा? इम्यूनिटी की, यानी कि क्षतिपूर्ति की। एक पॉइंट पर अगर याद रहे तो भाई कॉन्सेप्ट जरूर याद रहे, क्योंकि यही गलती होता है। तो आपका आगे देखा जाए, अगला जो आपका प्रपोजल का प्रकार है उसको देखा जाए। आपका इन प्रपोजल के लिए इनविटेशन या आपका आमंत्रण या इनवाइट करना या निमंत्रण देखा जाए। आपका ये भी काफ़ी अच्छा पूछा जाता है कि जो प्रपोजल के लिए आमंत्रण है, निमंत्रण है, ये क्या है? तो इसमें आपका प्रपोजल के लिए जो आमंत्रण होता है वह भी अच्छे से देखिए, और इसमें केस पूछा जाता है। आपका कम से कम 2-3 केस याद करना पड़ेगा। हार्वे बनाम फैंसी का केस है, मैकफर्सन बनाम अपन्ना। कुछ ना आए तो 2 केस याद करना है। कौन कौन? हार्वे बनाम फैंसी और मैकफर्सन बनाम अपन्ना। अभी हम बताएंगे दोनों, लेकिन याद रखे रहिए। फिर एक बार देखिए भाई, केस जो जो बना है। लालमन शुक्ला का केस किस प्रपोजल से रिलेटेड था? जनरल। आपका कार्लिल का केस किससे था? जनरल। इसके बाद हाइड बनाम रेंच का किससे था? काउंटर ऑफर। ये सब रट कर जाना है और कोई उपाय नहीं है। हार्वे बनाम फैंसी और मैकफर्सन बनाम अपन्ना का केस किससे है? तो इनविटेशन के लिए, यानी कि प्रपोजल के लिए क्या किया जाता है? इनवाइट किया जाता है। अब पहले 1-2 उदाहरण देखिए, उसके बाद लीगल तौर पे हम बताते हैं। उदाहरण से समझ में ज़्यादा आता है। मान लीजिए शादी विवाह का मौसम शुरू हो रहा है और लोग आकर कार्ड देना शुरू कर दिए, हमारे यहाँ भी भाई दे रहे हैं। तो जो ये निमंत्रण कार्ड इनवाइट किया जा रहा है, आमंत्रण भी कहा जाता है। प्रस्ताव के लिए निमंत्रण आमंत्रण दे तो ये नहीं कि 2 शब्द नहीं हुआ, शब्द क्या है? दोनों एक। अब उसी आपका अगर आपका विवाह का किसी का कार्ड मिलता है तो वह प्रपोजल है कि प्रपोजल के लिए निमंत्रण दे रहा है? देखिए प्रपोजल में क्या होता था। अब फिर एक बार देखिए, प्रपोजल में क्या होता था। ए एक व्यक्ति था जो बी को प्रपोजल करता था, प्रस्थापना करता था, और कहता था कि मैं ये अपना मकान तुम्हें सेल करूंगा, और कितने लाख में? 10 लाख में। यदि तुम रजामंद हो तो अपना अनुमत या अपनी कंसेंट हमें दे दो। यही तो करता था। प्रपोजल के लिए आमंत्रण सीधे इसके उल्टा होगा। ए बी से कहेगा कि हे बी, अगर तुम हमारा मकान खरीदना चाहते हो तो हम प्रपोजल नहीं करेंगे, तुम हमसे क्या करो? प्रपोजल करो। यानी कि प्रपोजल कौन करेगा? बी। तो बी भाई बी से प्रपोजल कराइए। बी ए से प्रपोजल करता है कि हे ए, ये जो तुम्हारा मकान है मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मैं 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। तो बताइए प्रस्ताव के लिए आमंत्रण का मतलब क्या हुआ? कि दूसरा पक्षकार हमसे क्या करे? प्रस्ताव। यानी कि ए ने बी को प्रस्ताव के लिए इनवाइट किया, इसका मतलब ए चाहता है कि बी हमसे क्या करे? प्रपोजल। और उस प्रपोजल को चाहे एक्सेप्ट किया जाए या डिनाई किया जाए,
ये किसकी इच्छा पर निर्भर करेगा? ए के। फिर एक बार समझिए अच्छे से, यानी कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण के मामले में जो व्यक्ति निमंत्रण देता है, इनवाइट करता है, उसका एम ये रहता है कि दूसरा पक्षकार हमसे क्या करे? प्रपोजल, प्रस्ताव या प्रस्थापना या ऑफर करे, और उस प्रस्ताव को चाहे तो मैं स्वीकार करूं और चाहे तो इनकार। तो 7-8 उदाहरण आप लोग बताइए, क्योंकि यही पहले उदाहरण ही मेन है कि कौन प्रपोजल है और कौन प्रपोजल के लिए इनविटेशन है। अब आप बताइएगा, हम उदाहरण बता रहे हैं। आप किताब के दुकान पर जाते हैं, पहले आपका किताब का उदाहरण देखा जाता है, फिर आपका बस का उदाहरण, नीलामी का उदाहरण, फिर आपका दवा का उदाहरण। कम से कम 4 उदाहरण तो याद ही रखना पड़ेगा जो पूछे जाते हैं लगातार। आइए आपका एक एक करके देखा जाए। आप किताब की दुकान पर गए, आप किताब वह फैला कर रखा है बिखरा हुआ। आप एक किताब उसमें से उठाए और उसको दिए कि मैं इसे क्या करना चाहता हूँ? खरीदना। तो बताइए, जो किताब बेचने के लिए आपका रखी गई है अलमारी में या आपका तख्ता पर बिछाकर, तो किताब वाला क्या आपसे प्रपोजल किया है कि प्रपोजल के लिए निमंत्रण किया है? तो उसका इरादा क्या है कि हम प्रपोजल करें, कि माने उसका इरादा ये है कि विद्यार्थी आए, किताब को उठाएं अपने मनपसंद के और उठाकर उस किताब को खरीदने के लिए हमसे क्या करें? प्रस्ताव। तो ये जो किताबें प्रदर्शनी में लगी हैं, ये प्रपोजल होता है कि निमंत्रण? ये प्रपोजल नहीं, क्या है? यानी कि किताब वाला ये चाहता है कि आप आइए दुकान पर, किताब उठाइए और इस किताब को खरीदने का क्या करिए? प्रपोजल। और किताब वाला चाहे तो वह किताब बेचे या बेचने से क्या कर दे? इनकार। बाध्य है कि नहीं? नहीं, बाध्य नहीं है। ये प्रस्ताव नहीं है, बल्कि क्या हुआ? प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। दूसरा उदाहरण देखिए तब के। बस। आइए बस देखा जाए। एक बस यात्रियों के लिए चलाई जा रही है। तो जो बस चलाई जा रही है, पहला पॉइंट पकड़ना है, ये प्रपोजल बस वाला कर रहा है कि प्रपोजल करने के लिए इनवाइट कर रहा है? प्रपोजल नहीं किया, बल्कि क्या किया? यानी कि हम बस चला रहे हैं, जो भी यात्री हमारे बस में यात्रा करना चाहते हैं, बस वाला ये चाहता है कि वह यात्री आए और हमसे क्या करे? प्रपोजल। तो अब बताइए, अभी बताया गया कि एक आदमी बस में चढ़ा, जो बस यात्रियों के लिए चलाई जा रही है, तो आपका प्रपोजल किया बस में चढ़कर, तो एक्सप्रेस प्रपोजल किया कि इम्प्लाइड? अभी बताया गया। भाई कैसा प्रपोजल किया है? मुख से बोलकर कि लिख कर कि आचरण द्वारा? हाँ, यानी कि आप समझिए, इसमें आपका कांटेक्ट में 9 तक थोड़ा कठिन है। यानी कि ये प्रपोजल के लिए निमंत्रण बस वाले ने दिया, आप चढ़े तो प्रपोजल किए। अगर सीट रहेगी तो आपको बैठाएगा, नहीं तो कहेगा कि क्या करिए, उतर जाइए। यानी कि आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए वह बाउंड नहीं। अगला देखिए नीलामी। नीलामी पहले दवा देख लिया जाए, नीलामी थोड़ा डिटेल में हल्का सा चलाना है। आपका दवा की दुकान में शीशी सजा कर रखी गई है दवा की। एक व्यक्ति गया और शीशी उठाकर दवा की काउंटर पर पेश करता है। तो जो शीशी दवा की दुकान में सजा कर रखी गई है, अब समस्या ये आती है कि ये प्रपोजल है कि प्रपोजल के लिए इनवाइट किया जा रहा है? प्रपोजल नहीं है। फिर एक बार, प्रपोजल के लिए क्या है? इनवाइट। यानी कि आप आइए और अलमारी से दवा की शीशी निकालिए, काउंटर पर हमारे प्रस्तुत करिए। अगर आपका
कह सकते हैं कि हमारे अगर हम चाहें तो दवा बेचेंगे और चाहें तो बेचने से क्या कर दें, इनकार। क्योंकि आपने प्रपोजल किया, अब एक्सेप्ट करना उसकी इच्छा पर है। अब नीलामी थोड़ा समझना है, नीलामी को थोड़ा ज़्यादा देखना है, क्योंकि नीलामी में ही आपका तमाम बातें पूछी जाती हैं। थोड़ा इसको हम डिटेल में करते हैं 5 मिनट। नीलामी, आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो नीलामी होती है, आपका वह प्रपोजल है कि प्रपोजल के लिए इनवाइट किया जाता है। प्रपोजल नहीं किया जाता, बल्कि आप आइए और हमसे क्या करिए, प्रपोजल। अब आइए देखा जाए, कोई एक उदाहरण मान लीजिए, विजय माल्या का घर है भाई, उसी को देखा जाए, भगोड़ा हो गया, कोई तो उदाहरण लेना पड़ेगा ना। तो विजय माल्या का घर है और इसको न्यायालय ने जब्त कर लिया, यानी कि न्यायालय के आदेश से कुर्क हो गया, अटैच हो गया। कुर्की के बाद उसका सेल करना है, विक्रय करना है। तो विक्रय सामान्यतः ऐसी संपत्तियों का नीलामी के माध्यम से किया जाता है। देखिए नीलामी में कैसे होता है भाई, आपका एक इश्तिहार छपवा दिया गया, यानी कि पब्लिक नोटिस दे दी गई, यानी कि पेपर में निकलवा दिया गया कि इस तारीख को, यानी कि 1 तारीख को दिन में 10 बजे इस मकान की नीलामी होगी। जो भी व्यक्ति इसे खरीदना चाहता है, वह व्यक्ति आए और अपनी बोली लगाए, और आपका जो व्यक्ति नीलाम कर रहा है, वह व्यक्ति चाहे तो उस सामान की कम से कम कीमत निर्धारित कर सकता है। यानी कि मान लीजिए दे दिया कि जो भी बोली लगेगी इस मकान की 1 करोड़ से कम की नहीं होगी। तो बोली की शुरुआत ही 1 रुपया से अब नहीं होगी, जो भी आएंगे कम से कम कितना बोली लगाएंगे, 1 करोड़ तो लगाना ही है, इससे कम में नहीं बेचा जाएगा। अब आगे बढ़िए भाई, मान लीजिए 5 व्यक्ति आए, आपका कार्यवाही शुरू हुई। तो जो ये नीलामी के लिए पेपर में इश्तिहार दिया गया, ये प्रपोजल था कि प्रपोजल के लिए इनविटेशन था, इंटरेशन, यानी कि आप आइए और अपनी ओर से प्रपोजल करिए। उस प्रपोजल को चाहे तो मैं स्वीकार करूं या चाहे तो इनकार। तो 5 व्यक्तियों को भाई, 2 ही व्यक्ति मान लीजिए, 2 ही व्यक्ति किया जाए। 2 व्यक्ति पहुंच गए नीलामी में भाग लेने। तो आप देखे होंगे कि एक आदमी यहाँ खड़ा रहता है और हाथ में क्या लिया रहता है, हथौड़ा। हाँ भाई, हथौड़ा, हथौड़ा लिया है हाथ में। और आपका एक मेज मेज रहता है, यानी कि डेस्क रहता है, मेज रहता है, और आपका मेज रहेगा। अब इन लोगों से बोली लगवाइए। ये बोली लगाएंगे तो अपनी ओर से प्रपोजल करेंगे। पहले ने बोली लगाया कि 1 करोड़ 1 लाख रुपया। तो अब ये जो नीलामी कर रहा है वह क्या बोलता है, देखोगे फिल्मों में भी, कि 1 करोड़ 1 लाख 1, 1 करोड़ 1 लाख 2। तब तक दूसरा बोला 1.5 करोड़ रुपया। तो फिर बोली कितने पर आपका चलने लगी, 1.5 करोड़। और इसी में चढ़ा दिया जाता है लोगों को, और थोड़ा बहुत चढ़ा कर लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं। मैंने चढ़ा कर, जैसे कि लोगों को चढ़ा दिया गया कि चलो, तो उसी प्रकार आपका जैसे यूक्रेन को चढ़ा दिया अमेरिका कि, और तमाम देश कि चलो चलो हम साथ हैं। और जब मौका आया तो सब क्या हो गए, भाग गए। तो रोज आपका यूक्रेन के राष्ट्रपति देखिए आरोप लगा रहे हैं कि कोई साथ नहीं दिया। भाई अपने बूते दम नहीं है तो क्या दूसरे के बूते लड़ाई लड़ोगे। इसीलिए भारत बहुत शांत है, और भारत अपनी ताकत स्वयं बढ़ानी चाहिए। भारत को दूसरे का भरोसा नहीं है, कब दगा दे दे, कब गच्चा दे दे। कहा जाता है ना कि गच्चा दे दिया मित्र। तो फिर एक बार देखिए इसको। अब बोली लगाई गई, मान लीजिए बी ने 1.5 करोड़ की बोली लगा दी।
ये प्रपोजल कर रहा है भी कि हम इस मकान को 1.5 करोड़ रुपए में खरीदने का हम क्या कर रहे हैं, प्रपोजल। अब इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना या डिनाई करना किसके ऊपर चला जाता है, आपका जो नीलामी करवा रहा है। तो आप लोग बताइए भाई, प्रपोजल को एक्सेप्ट कैसे किया गया, आपका बोलकर किया गया कि किसी रस्मी तरीके से, यानी कि किसी कस्टम द्वारा, सेरेमनी द्वारा किया गया, तो बोला नहीं जाता। आपका सेरेमनी द्वारा किया जाता है, कस्टम द्वारा। तो प्रथा क्या है कि कितनी बार हथौड़ा बजाइए, हाँ, और चौथी बार हथौड़ा बज गया, यानी कि अब समाप्त हो गया, आप नीलामी हो गई, तो चौथी बार बजेगा, तीसरी बार, यानी कि तीसरी बार एक दो, और जैसे ही तीसरा मारने के लिए किया तब तक बढ़ जाइए 2 करोड़। और जैसे ही आपका मेज पर क्या किया, हथौड़ा बच गया, यानी कि अब 2 करोड़ की बोली क्या हो गई, फाइनल। अब फाइनल अभी कहाँ हुई, उसके बाद कुछ भाई पूरा पैसा तो लेकर नहीं आया, तो कुछ पैसा जमा किया, कुछ बाद में करेगा, समय दिया जाता है कि जाओ व्यवस्था करो, अभी भी भाग सकता है इत्यादि, तो सिक्योरिटी मनी ली जाती है, कुछ की भागे ना, वो अलग बात है, आपका तमाम बात है। यानी कि कुल मिलाकर जो नीलामी होती है, नीलामी के लिए लोगों को बुलाया जाता है, वो प्रपोजल नहीं, बल्कि प्रपोजल के लिए क्या है, आमंत्रण। अब आइए इसमें आपका केस देखना है। केस आपका जो देखना है, वह आपका देखना है, कह सकते हैं हार्वे बनाम फैंसी का। इसको कहा जाता है बम्पर हाल पेन वाला मामला। बम्पर हाल पेन वाला याद रखिएगा, पूछा गया था आपका बीएचयू में, ये बम्पर हाल पेन किस चिड़िया का नाम है, तो ये जमीन का टुकड़ा था। मैं बता दूं ये क्या था, बम्पर हाल पेन, जमीन का टुकड़ा। देखिए आपका लिस्ट बोर्ड लगा दिया जाए। हाँ भाई, रेस्टोरेंट भी आपका देखिए भूल गए आदमी भाई, एक और पूछा जाता है, रेस्टोरेंट वाला भी उदाहरण पूछा जाता है, अभी हम बता रहे हैं, पहले ये हो जाए, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गलत ना हो। हार्वे बनाम फैंसी के बाद में लिस्ट लगी थी, यानी कि आपका कोटेशन बता दिया गया। मान लीजिए कि 100 वर्ग खरीदते हैं तो इतना रुपया, 200 वर्ग खरीदते हैं तो क्या है, इतना रुपया, एक लिस्ट टंगी थी। एक आदमी गया, लिस्ट के अनुसार कहा कि हम तैयार हैं, ये पैसा लीजिए बेचिए, और बेचने वाला क्या किया, इनकार। तो भाई ये कहा गया कि जो ये कोटेशन बताए हैं, यानी कि जो लिस्ट दिए हैं, वह प्रपोजल था कि प्रपोजल के लिए ये आमंत्रण दे रहे थे। प्रपोजल नहीं है, बल्कि क्या है, आमंत्रण। आप प्रपोजल कीजिए, और लिस्ट जो लगाया है, चाहे वह तो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या क्या करे, डिनाई। रेस्टोरेंट में पूछा जाता है, वो देखा जाए। अब आइए रेस्टोरेंट में आप गए या किसी होटल में, तो भाई आपका लिस्ट बोर्ड बोर्ड लगा है, कौन सा सामान, बोर्ड क्या लगा है, लाकर अपना दे दिए, डायरी दे दिया, डायरी में आपने देखा। तो जो ये डायरी दिया है, वह प्रपोजल किया है कि प्रपोजल के लिए निमंत्रण दिया है, प्रपोजल नहीं किया। यानी कि आप इस खाने को चुनिए, भोजन को, और जो आपको खाना पसंद है हमें बताइए। अगर मेरे पास वो खाना रहेगा तो मैं दूंगा, यानी कि आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगा, और कुछ बचा ही नहीं या वह आइटम ही नहीं है, तो आपके प्रपोजल को मैं क्या करूंगा, डिनाई। तो रेस्टोरेंट में जो लिस्ट लगी रहती हैं, या जाकर आप बैठ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भोजन मिल ही गया, भोजन रहेगा तो मिलेगा, और आप कुछ कानूनी तौर पर बिगाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वह प्रपोजल नहीं किया है, बल्कि प्रपोजल के लिए क्या किया है, आमंत्रण। अगला केस देखिए भाई, हार्वे बनाम फैंसी का केस जरूर याद रखिए। मैकफरसन बनाम अपन्ना का केस इस पर पूछा जाता है। मैकफरसन बनाम अपन्ना का केस,
आपका ए ने बी को एक लेटर भेजा कि देखो मैं मकान बेचना चाहता हूँ, लेकिन 10,000 रुपये से कम कीमत मैं नहीं लूँगा। तो आप लोग ये बताइए, ये प्रपोजल था कि प्रपोजल के लिए निमंत्रण था? तो न्यायालय ने प्रपोजल नहीं माना, ये माना कि कम से कम वह कितने में बेचेगा, ये अपनी इच्छा वह बता रहा है, प्रपोज नहीं किया। अगर आपको खरीदना है तो आप क्या करिए, प्रपोजल करिए, और आदमी स्वीकार करे या न करे। तो जो हमने आपका एक उदाहरण बताया था, और कि ए ने अगर कोटेशन मूल्य का बताया जाता है या लिस्ट दी जाती है तो वह प्रपोजल न होकर क्या माना जाता है, प्रपोजल के लिए क्या, निमंत्रण। तो आपका और तो कोई नहीं छूटा भाई, क्योंकि आपका इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है हर एक कंपटीशन में। फिर यह किताबों की प्रदर्शनी, दवा की प्रदर्शनी, बस चलाई जा रही हैं, नीलामी हो गई, रेस्टोरेंट हो गया। दो और उदाहरण बचे हैं, एक आपका रेलवे का टिकट और दूसरा आपका जो आयोगों द्वारा फॉर्म निकलता है। अभी समाप्त नहीं हुआ, दो उदाहरण अच्छे अच्छे देखिए। आप रेलवे खिड़की पर गए, तो रेलवे खिड़की पर होता क्या है, आपका रेलवे ने प्रस्ताव किया है कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण किया है? प्रस्ताव नहीं किया है, क्या किया है, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण। यानी कि रेलवे कंपनी ये चाहती है कि ये फार्म है, ये कंडीशन है, आप फार्म भरिए और फार्म भर कर काउंटर पर प्रपोजल करिए। अगर सीट खाली रही तो आपका प्रपोजल हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट, और नहीं सीट खाली रही तो आपके प्रपोजल को हम क्या करेंगे, डिनाई। तो जो रेलवे कंपनी आपका टिकट के लिए फार्म भरते हैं, आपका फार्म जो निकाली है वह प्रपोजल नहीं है, बल्कि क्या है, प्रपोजल के लिए क्या कहा जाएगा, आमंत्रण। इसी प्रकार आयोग का भी फार्म निकलता है, वो भी प्रपोजल न होकर प्रपोजल के लिए क्या है, केवल आमंत्रण। फिर एक बार देखिए, यानी कि अगर आप फार्म में दी गई कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप फार्म भर कर आयोग में प्रपोजल करिए, प्रस्ताव करिए। आयोग चाहें तो आपके फार्म को एक्सेप्ट करे या चाहें तो क्या करे, डिनाई। भाई ये नहीं है कि आपका बाध्य है, चाहे तो क्या करे। तो जो फार्म निकलते हैं वह प्रपोजल किया जाता है आयोगों द्वारा, कि प्रपोजल के लिए निमंत्रण दिया जाता है। तो प्रपोजल न मार कराइए, क्या किया जाता है, प्रपोजल के लिए आमंत्रण। इस प्रकार आपका जो प्रपोजल के अभी बताया पूरा नहीं समाप्त हुआ, प्रपोजल अभी आपका एक प्रपोजल कैसे किया जाएगा, कब प्रपोजल का कम्युनिकेशन एब्सोल्यूट या पूर्ण होगा, प्रपोजल का ढंग क्या होगा, कब प्रपोजल वापस लिया जाएगा, अभी इत्यादि बातें बची हैं जो कल चलेंगी भाई। देखिए आपका मैंने भाई सूचना भी दे दिया जाए कि कुछ तकनीकी कारणों से नया बैच बनाया जा रहा है, 2-3 दिन में बनेगा। तो जो लोग भाई ऑफलाइन पढ़ते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर व्हाट्सएप भेज दें, ताकि आपका जो मैंने ऑनलाइन में भी नए बैच में जोड़ा जाए। यानी कि अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर, यानी कि जिसी नंबर पर चलता है भाई 9452, इस पर एक बार मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप न चलाते हो तो आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या लिख कर आपका एक कागज पर दे सकते हैं भाई। कई लोग, एक दो लोग नहीं भी चलाते, केवल टेलीग्राम यूज करते हैं। तो आप 2-3 दिन में आपका जो ये बैच चल रहे हैं सब